सो गाइज आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में आप लोग को दो तरीके के आदमी देखने को मिलेंगे। एक तो वो हैं जो मेहनत पर विश्वास करते हैं और दूसरे वो हैं जो लक पर विश्वास करते हैं। देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेहनत करने वाले जितना छोड़ देते हैं, ना मेहनत करने वालों को बस उतना ही मिलता है। इनके जिंदगी में आप लोग अपना लक जो है वो अपनी मेहनत से बदल सकते हैं। और आप लोगों ने माझी मूवी तो देखी होगी, उसमें डायलॉग भी रहता है उसका कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। तो जिंदगी में जब तक आप लोग हाथ पैर नहीं मारोगे, किसी काम को अचीव करने के लिए आप लोग एफर्ट नहीं लगाओगे, वो चीज आप लोगों को मिलने वाली है ही नहीं। कुछ ना कुछ तो आप लोगों को स्टेप यार उसके लिए उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उसके लिए सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आप लोगों को उसके लिए आइडिया क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलती रही और उसी तरीके से जिंदगी में आप लोग बहुत कुछ अचीव कर लेंगे तो तो ना तो आज तक यार किसी ने अचीव किया है और ना ही आगे कोई अचीव करने वाला है। ये सब हाइपोथेटिकल बातें होती हैं। तो रियलिटी में जो आप लोग मेहनत करते हैं ना, उसी का एक तरीके से परिणाम आप लोगों को मिलता है। जो आप लोगों ने जिंदगी में जो कमाया है उतनी ही आप लोगों ने मेहनत की है, जो आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर अच्छी मेहनत की है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा, अगर मेहनत कम की है तो कम रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। ऐसा कोई नहीं है, शायद ही कोई एक आधा पर्सन होगा जो बोलते हैं ना कि लक काम कर गया उसका, ठीक है। वो उन चीजों के ऊपर बहुत कोई एक आधा परसेंट, जो कोई एक आधा बहुत ज्यादा परसेंट बोल दिया, उसमें कोई 0.00 कोई 1% अगर कोई निकल कर आता है तो उसमें अपने आप को आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा अपने ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर अपना एक तरीके से फोकस देना स्टार्ट करो और वहां से रिजल्ट हमेशा अच्छे ही निकल के आएंगे। बोला गया कि परिश्रम की चाबी ही किस्मत का द्वार खोलती है। इंसान ने अगर अपने ऊपर एक बार विश्वास कर लिया कि हाँ यार परिश्रम से कुछ भी अचीव किया जा सकता है, तो ये रियलिटी है, वो अचीव करता भी है। आप लोग यही यकीन आता है तो आप लोग भी अपनी लाइफ में गोल सेट कीजिए, उनके लिए सोचिए, उनके लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। आराम आराम से आप लोग देखेंगे कि आप लोग की लाइफ में जो है वो चीजें आना स्टार्ट हो चुकी हैं। पर लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। जब अगर धैर्य नहीं रहेगा जिंदगी में तो आप लोग ये चीजें नहीं अचीव करोगे, जरा सी देर में फ्रस्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाओगे। कोई भी चीजें क्यों ना करनी हो उसके लिए पेशेंस तो रखना ही रखना पड़ेगा। ये दो वीडियो अगर डेली आप लोग देखते हैं तो करंट अफेयर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा। आप लोग जो भी पेपर दे रहे हैं अभी रिसेंटली, आप लोग देखना होगा उससे में कैसे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे आप लोग पेपर देकर आते हैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया कीजिए। अच्छा लगता है मुझे कि हाँ सर ऐसा था पेपर, तो उससे क्या लगता है मुझे पता चलता रहता है कि हाँ मैं किस डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ और क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। बाकी जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। अपना जो भी फास्ट वगैरह आप लोगों को रखना है तो अपना थोड़ा सा पानी वगैरह का ध्यान रखिएगा। बॉडी जो होनी चाहिए वो बेसिकली एक तरीके से आप लोगों को नहीं कि एक तरीके से अपने आप को मतलब पानी पिलाते रहना है जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें ये नहीं कि अपना बाकी जो अनाज वगैरह जो खाते हो उसमें आप लोग थोड़ी कटौती कर सकते हो। बाकी अपना जो भी है फल फ्रूट्स वगैरह वो लेते रहना, यानी कि हेल्थ का ध्यान रखना है। कहने का मतलब यह घुमा फिरा कर, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से अगर आप लोग देखिए हेल्थ सही रहेगी तो सारी चीजें सही हैं, अगर हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो कैसे कैसे काम चलेगा। तो सबको, आपको भी, आपके परिवार को भी और पूरी एसएलवी फैमिली को हैप्पी जन्माष्टमी। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए मिलजुल कर सारे त्योहार को, और अच्छा लगता है चाहे कोई भी कम्युनिटी से आप लोग क्यों ना आते हो, एक दूसरे के जो फेस्टिवल होते हैं उसमें सेलिब्रेट किया करो, मिलकर काम किया करो, आप लोगों को भी अंदर से खुशी होगी। रियलिटी में यार आप लोग देख सकते हैं सारी चीजें हमारी कंट्री में देखने को मिलती हैं। खुशकिस्मत है हम लोग जो इस देश में पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इसको हमेशा अप्रिशिएट किया करो। ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी शब्द यूज किया जाता है ना, इसका कुछ मतलब है, तो इसको समझने की कोशिश किया करो थोड़ा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार ये आज का डिस्कशन रहने वाला है, तो टकटकी लगाकर देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पर लेकिन क्या जानने को मिलने वाला है, एक बार उसका ओवरव्यू पहले ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम ऑफ, यहां पर जो एक पर्टिकुलर ये डे है इसमें बाद में लिखा हुआ है डिसअपियरेंस। तो यहां पर ये बीच में मैंने खाली जगह छोड़ दी है, इसमें क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। 30 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे बात करते हैं यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को देना है। बेसिकली इसके बारे में ये पूछा गया कि इनके द्वारा एक यहां पर प्रोग्राम लॉन्च किया गया SAMRIDH, ठीक है। तो स्मर्थ करके प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो यहां पर आप लोगों को ये बताना है कि इस प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आप लोगों से ऐसी स्कीम कई बार पूछी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। आगे बात करते हैं 5वां एडिशन यानी कि 5th जो संस्करण यहां पर देखने को मिला, इंडो कजाक ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये देखने को मिला नहीं, बेसिकली अभी स्टार्ट हुआ है, ये 30 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक चलेगा। तो इसका मतलब ये कि बीच में एक दो बार और न्यूज में आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं तो आप लोग इसको अच्छे से याद भी रख पाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
और रेगुलर अगर आप लोग लेक्चर को सुनते हैं तो डिस्कशन में भी आप लोगों को खासकर रिवीजन में भी आसानी रहेगी। यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन जो कैंपेन है फॉर फार्मर्स, तो ये जो है ये ऑर्गेनाइज कराया गया किसके द्वारा, ये आप लोग को बताना है। जो ईयर 2023 है यानी कि 2023 का जो साल है वो सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो किसका ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि गेहूं अनाज दाल क्या है, मतलब बेसिकली आप लोगों को यहां पर ये बताना है। तो इंडिया की लीडरशिप में है ये इंटरेस्टिंग है। इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया टारगेट की एंड करना है टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है उसको एंड करना है। कब तक एंड करना है, और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जब ये टीबी खत्म की जाएगी उसके 5 साल पहले हम लोग खत्म कर देंगे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा। इंडो यूके नेवल एक्सरसाइज, इसका नाम क्या है, यानी कि इंडिया और यूके के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है, ये बेसिकली हमारी कंट्री से आईएनएस जो है तबार और इसी के साथ में एचएमएस ये बेसिकली वेस्ट मिनिस्टर ये यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर आप लोगों को ये बताना है किस एरिया में ये एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंग्लिश चैनल जो है वो यहां पर ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। यहां पर जो सेपरेट होता है ये एक पर्टिकुलर स्टेट का भी नाम आप लोगों को बताना है, तो इसको समझेंगे मैप में देखेंगे। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझेंगे। बात की जा रही है यहां पर शंकराचार्य टेम्पल के बारे में, तो ये शंकराचार्य टेम्पल जो शंकराचार्य हिल पर देखने को मिलेगा, कई बार इसको यहां पर हिल ऑफ सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली एक माउंटेन है जिसका नाम आप लोगों को बताना है और कहां पर ये लोकेटेड है, ये भी रिसेंटली न्यूज में, तो ये भी हम लोग समझेंगे। तो डिस्कशन काफी प्यारा रहने वाला है, टकटकी लगाकर अच्छे से सुनिएगा तो काफी कुछ आप लोगों को नया भी जानने को मिलेगा और काफी इंटरेस्टिंग वे में चीजें डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे जान लेते हैं। इंटरनेशनल डे, ये जो 30 तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है इसको बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्री डे। तो 30 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। स्मॉल इज बिग, यानी कि अगर आप लोग एक एक बूंद अगर आप लोग एक तरीके से इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि पूरा घड़ा भर जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप उठाइए। आप लोगों ने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, कुछ लिखना स्टार्ट किया, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया, कोई नई किताब पढ़ना स्टार्ट किया, तो बिल्कुल उसको ये मत सोचिए यार कितनी बड़ी है, कैसे खत्म होगा, कितना सिलेबस है, ये सब चीजें करोगे तो दिमाग पर बर्डन पड़ने लगेगा। बस ये सोचिए कि आज ना बस यार एक चैप्टर ही तो पढ़ना है, एक पेज ही तो पढ़ना है, ये लाइन ही तो पढ़नी है। छोटे छोटे गोल बनाइए, उनको करना स्टार्ट कर दीजिए। ये छोटे छोटे गोल जब इकट्ठा होकर सामने आएंगे तो आप लोग को रियलिटी में एक ग्रेट रिजल्ट देकर जाएंगे। तो यहां पर 30 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको बोलते हैं यहां पर स्मॉल इंडस्ट्री डे। अब हमारे देश में अगर कोई आप लोगों से पूछे स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, तो स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब अगर आप लोगों को बोले तो यहां पर जिसको बेसिकली 5 से लेकर 75 करोड़ तक का जिसका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर, वो आप लोगों को स्मॉल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आएगा। स्मॉल से नीचे माइक्रो अगर जाएंगे तो 5 करोड़ तक का है, यानी कि यहां पर ये 5 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो यहां पर ये माइक्रो इंडस्ट्री में आएगा। और मीडियम कहां पर आएगा, 75 से लेकर 250 करोड़ तक का अगर टर्नओवर है तो आप लोग मीडियम की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर बात की जा रही है, इंटरनेशनल डे है स्मॉल इंडस्ट्री के बारे में। तो इनको कैसे सपोर्ट किया जा सकता है, इनको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये हेल्प करते हैं जॉब दिलाने के लिए, और इसके चलते काफी सारे लोगों को ग्राउंड लेवल पर भी काफी कुछ यहाँ पर कोऑपरेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, जॉब मिलती है, परिवार चलता है। तो यहाँ पर उसी के चलते जो इंडस्ट्री है यहाँ पर एक तरीके से प्राइवेटली ओन की जाती है। जैसे आप भी कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, 2-4 लोगों को अपने नीचे रख ले, तो इस तरीके से तो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काफी लार्ज स्केल पर करते हैं, और इसी के साथ में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और मैन पावर, तो इसके चलते काफी अच्छे से चीजों को यूटिलाइज करने की जरूरत होती है। तो उनको कैसे प्रमोट करना है उसके बारे में यहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाती है और सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये डे है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर, ये भी कई बार आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, इसके ऊपर मैंने एडिटोरियल के अंदर आर्टिकल भी डिस्कस किया था, विक्टिम ऑफ इनफोर्स डिसअपियरेंस, यानी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस तरीके से गायब कर देना जैसे वो धरती पर था ही नहीं, उसका परिवार जो है वो ढूंढता रहे, उसको पता ही नहीं उसका इंसान घर का जिंदा है या फिर मर गया। ऐसा नॉर्मली आप लोगों को तब देखने को मिलता है जब कहीं लड़ाई होती है और कोई लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़कर आगे आता है, कोई लड़ाई का नेता होता है, कई सारे जो लोग होते हैं जिनके चेहरे पहचाने जाते हैं, और फिर उनको डिसअपियर कर देते हैं। और नॉर्मली करता है कौन है ये काम, ये एजेंसी करती है स्टेट की, बेसिकली यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा नॉर्मली ये काम किया जाता है। जैसे श्रीलंका के अंदर आज भी तमिलियन कम्युनिटी के मतलब कईयों सौ लोग जो हैं वो गायब हैं, पता नहीं है जिंदा है, कहीं मर गए हैं, क्या हुआ उनके साथ में। तो इस तरीके से अभी जो जिंजियान वाला रीजन है वहां पर चाइना जो उगर कम्युनिटी है उसके साथ में सेम काम कर रही है, रोहिंग्या कम्युनिटी के साथ में म्यांमार के अंदर सेम काम किया जा रहा है। ऐसा ही कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा जो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट यानी कि सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको बेसिकली गायब कर दिया जाता है। रीजन क्या रहता है इसका, रीजन ये रहता है क्योंकि अगर एक प्रॉपर तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी कि हाँ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में कानून के तरीके से, तो केस चलेगा, दुनिया भर की मीडिया उसको कवर करेगी, ह्यूमन राइट के इश्यू बन जाएंगे, बस उसको गायब कर दो, किसी चीज की जरूरत नहीं है, कहानी खत्म होगी। तो ऐसे दुनिया भर के लोग हैं जिनके बारे में जब इकट्ठा की जाती है इंफॉर्मेशन तो निकल कर आती है सामने कि कितने सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि उसके ऊपर डिपेंडेंट उसका कोई माँ बाप रहेगा, उसके बच्चे होंगे, उसकी कोई भाई बहन होंगे, तो उसके परिवार में से एक पर्सन गायब हो गया और कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है, और यहाँ पर गवर्नमेंट से पूछो तो वो साफ मना कर देते हैं इसके बारे में कि हमको कुछ नहीं पता है। तो इनको हम लोगों को ये आवाज बेसिकली उठानी चाहिए, ताकि यहाँ पर जनता इनके सामने चीजें आ सके, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या फिर जो स्टेट या फिर जो एजेंसी है उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। तो 30 अगस्त को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इसी के पर्पज से, ताकि यहाँ पर जो लोग डिसअपियर हो चुके हैं उनको याद किया जा सके, उनको इस तरीके के कोई एक्शन उनके खिलाफ लिए गए हैं तो उनको रोका जा सके। तो इंटरनेशनल डे ऑफ द डिसअपियरेंस या डिसअपियर्ड या फिर विक्टिम ऑफ इनफोर्स जो डिसअपियरेंस होते हैं उसके बारे में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सोचकर देखिए, अगर घर का कोई परिवार का मेंबर गायब हो जाए और ये पता भी ना चले कि वो इंसान जिंदा है कि मर गया है, तो किस तरीके से इंसान की जो जिंदगी है वो कटना स्टार्ट होती है। तो ये काफी एक बुरी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसी के बारे में डे है। कई बार इनसे इस तरीके की चीजें पूछ ले जाती हैं, क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि ये कहां पर ये इशू जो देखने को मिल रहा है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोग को बोला था जो बुक्स वगैरह है, क्योंकि अभी जो है इस महीने में काफी कुछ हो चुका है, तो अभी अगले महीने से 1 तारीख से फिर से स्टार्ट करूंगा, और पीछे के अभी बहुत सारे लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतने सारे लोग पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आप लोग आज मैसेज करेंगे तो ये समझिए 3 महीने बाद आपका नंबर आएगा। ठीक है, इतने सारे लोग अभी पेंडिंग में चल रहे हैं। तो यहाँ पर कई सारे एसएलवी फैमिली मेंबर हैं वो हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर अभी बात करें तो जो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कई सारे मेंबर सामने निकल कर आते हैं। इनसे क्या होता है, थोड़ा एक तरीके से एक थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, जिसमें कई सारे बच्चों की और हेल्प हो जाती है। तो 2 यहाँ पर नए गोल्ड मेंबर जुड़े हैं अभी यहाँ पर, एक तो श्रीनिवासन है और यहाँ पर डॉक्टर अनीता चौधरी। इसी के साथ में यहाँ पर जो हिमांशु है ये सिल्वर मेंबर जुड़े हैं, और बाकी कैलाश तिवारी जिनके बारे में मैंने बताया था पहले भी, और अजय ये यहाँ पर ब्रोंज मेंबर जुड़े हैं। तो इस तरीके से थैंक्स लॉट डियर फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ एसएलवी कमांडो फैमिली। तो इससे कई सारे लोगों की और हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये महीना जो गया ये वन ऑफ द बेस्ट मंथ मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, जिसमें मैंने आज तक का अगर देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली जितनी आज तक मैंने सबको किताबें प्रोवाइड कराई थी उतनी इक्वलिटी में मैंने इस महीने में प्रोवाइड करा दी है। ये महीना लाखों में पड़ गए कई सारी तो सेविंग भी मैंने इसके ऊपर मतलब लगा दी, ऐसी ऐसी चीजें सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, पर हाँ आगे जो है थोड़ा सिस्टमेटिक वे में चलने वाला हूँ, एक लिमिटेड रखूंगा चीजों को, ताकि मेरी जो मेरी अर्थव्यवस्था खराब ना हो जाए, क्योंकि कई बार इमोशनल हो जाता हूँ यार, कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जब कई सारे मेल आते हैं जब पढ़ता हूँ, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से लेकर चलेंगे कि एक पैटर्न रख लेंगे। वो पैटर्न भी मैंने सोचा है, मैंने बोला भी था आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी कई सारे बच्चे जो है ईपीएफओ वगैरह का पेपर दे रहे हैं और सब अपना उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो अपना निपटा लो आप लोग। फिर उसके बारे में फिर देख रहा हूँ 1 तारीख को, या फिर जब भी मतलब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से काम स्टार्ट किया जाए कि जो रियलिटी में पढ़ने वाले सीरियस मेंबर है उन्हीं तक किताब पहुंचे। ठीक है, क्योंकि कुछ इस तरीके से मुझे मेल देखने को मिल रहे हैं जो मुझे थोड़े सस्पिशियस लग रहे हैं, कि मतलब थोड़ा सा मुझे डाउट हो जाता है उनके ऊपर कि एक तरीके से एक ही बंदा जो है अलग अलग आईडी से मेल कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो आगे से एक सिस्टमेटिक वे में मैं इसको सोच रहा हूँ करेंगे कुछ इस तरीके से कि जो पर्टिकुलर मेंबर पढ़ रहा है, एसएलवी फैमिली का कोई मेंबर है वो पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रेगुलर आंसर लिख रहा है, रेगुलर प्रॉपर एक तरीके से यहाँ पर आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर दे रहा है, वीडियो के नीचे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे रहा है, तो उन बंदों को बेसिकली यहाँ पर आगे से हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। यानी कि कोई भी आकर कुछ भी बोल रहा है उसको इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से मैं हेल्प करूंगा तो मतलब ये कि मुझे अपनी धरती बेचनी पड़ जाएगी। ये इतना लंबी लिस्ट हो चुकी है अगर मैं उसमें हेल्प करने की कोशिश करूंगा तो, क्योंकि इतने सारे मेल है, लगभग टोटल मिलाकर 4,500 से भी ऊपर जा चुके हैं मेल। ठीक है, तो आप लोग समझिए 4,500 लोगों को अगर एक एक किताब भी मैं बांटने लगूंगा तो क्या चीजें होंगी, अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो आगे से मैंने ये सोचा है कि जो भी यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा करूंगा, स्टार्ट करूंगा इसको जल्दी 1 तारीख से, या फिर जब भी टाइम लगेगा बता दूंगा मैं पहले। उसमें ऐसा करेंगे कि क्वेश्चन पूछा करूंगा और जो भी वहां पर क्वेश्चन के आंसर दिया करेगा सही तरीके से, ठीक है, तो एक तरीके से वो एप्रिशिएशन होगा। इसमें 2 बातें मुझे समझ में आई। एक तो ये बात है कि इस तरीके से फायदा क्या होगा, इस तरीके से ये फायदा होगा कि खासकर उनका नाम मैं बोला करूंगा और उनको मैं पब्लिक भी कर पाऊंगा जनता के सामने कि हाँ इनके पास में किताब भेजी है। अब फिलहाल क्या चल रहा है, जिसके पास में भी किताब भेजता हूं मैक्सिमम 99% लोग ये बोलते हैं सर मेरा नाम मत बताना, ठीक है, क्योंकि उनको वो ऐसा लग रहा है कि ये किताब उनको कमजोरी है, वो कमजोरी मिली है, उनकी अर्थव्यवस्था खराब थी, उनकी एक फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको वो किताब दी गई है। तो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं बताने के लिए कि हाँ बताइए सर कि हाँ हमारे पास में किताब आई है। तो फिर मुझे भी वो चीज थोड़ी सी ऐसी लगती है। पर लेकिन अगर गिफ्ट के तौर पर किसी के पास में पहुंचेगी, उसने वो जीती है, यानी कि उसने आंसर दिए हैं और उसको वो किताब एज ए उसको वो एक ट्रॉफी के तौर पर उसको किताब मिली है वो, ठीक है, तो वो उसको आराम से शो कर पाएगा और इस तरीके से मैं भी उसके साथ में ढंग से कनेक्ट हो पाऊंगा। तो ये वाली चीज मुझे ज्यादा बेटर लग रही है। उसमें देखा जाएगा कौन सीरियस मेंबर है, जो रेगुलर आंसर दे रहा है उसको चेक करूंगा थोड़ा सा, तो उसके बेस पर चीजें स्टार्ट करने की सोचिए, मुझे ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि जिस पैटर्न में चीजें चल रही हैं वो बहुत ही खतरनाक पैटर्न होता जा रहा है। वो मुझे सस्टेनेबल पैटर्न लग ही नहीं रहा है कि मैं उस तरीके से इतने सारे तरीके से मतलब चीजें हो पाएंगी,
क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो कमेंट करने लगे हैं, नेगेटिव कमेंट करने लगे हैं कि सर लग रहा है झूठ बोल रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। सोचे यार 4,500 कमेंट डेली का, पहले 300-350 कमेंट आते थे, अब 500-600 कमेंट आ रहे हैं, तो कहां से रिप्लाई कर पाऊंगा इन चीजों का। आप लोग खुद भी सोचिए 1 मिनट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, ताकि जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं कम से कम 1 हफ्ते का उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा, और उसके हिसाब से फिर मैं यहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट किया करूंगा। जो भी यहाँ पर वीडियो देखा करेगा उसके बाद में उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट किया जाएगा मेल के थ्रू, उनका आधार कार्ड लेकर ही किताब भेजी जाएगी। क्योंकि अभी मैंने कुछ ऐसे देखा कि अलग अलग आईडी से, मतलब एड्रेस वही है क्योंकि किताब तो वहीं पर डिलीवर होनी है, तो कई सारे ऐसे देखा मैंने कि अलग अलग नाम से अलग अलग प्रॉब्लम लिख के सेंड कर रहे हैं। और मतलब एड्रेस देखा तो एड्रेस में समझ में आया, मैंने कहा ये तो एक ही एरिया का लोकल एड्रेस है यहाँ पर। तो कई सारी ऐसी चीजें भी देखने को मिली। हो सकता है कोई मतलब किताब लेकर यहाँ से कहीं और ले जाकर बेच दे उसको 2 साल, मतलब यहाँ से ले 400-500 की, वहां पर 250 में बेच के अपनी पॉकेट में लगाए। ऐसे भी तो हरकतें कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो अब सीरियस कैंडिडेट तक ये चीजें पहुंचेगी, ये मैंने डिसाइड किया बेसिकली। तो आप लोगों को शेयर करनी थी, बाकी जब भी इसको स्टार्ट करूंगा उसको बताऊंगा। और बाकी आप लोगों के माइंड में अगर कोई सजेशन हो इसके बारे में तो आप लोग भी अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये एज ए आप लोगों के लिए एक तरीके से जीता हुआ एक इनाम होगा आप लोगों का। ऐसा नहीं होगा किसी ने आप लोगों को खैरात में दिया है कि आप लोग उसको किसी को बता नहीं सकते कि हाँ कमजोरी की वजह से मिला है, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर लग रहा है, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंट फील होगा। और ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान को एक ही किताब मिलेगी, उसमें ये भी रहेगा कि वो रेगुलर उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा। एक इंसान को 1 से ज्यादा किताब भी मिल सकती है, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर किताब दूंगा मैं, ठीक है। यानी कि जो जिस चीज के लिए, मतलब जिस इंसान को मिलनी चाहिए, जो हकदार है उसी को चीजें मिलनी चाहिए, जो पढ़ने के लिए सीरियस है उसी को चीजें मिलनी चाहिए, जिसने उसके लिए मेहनत की है उसी को चीजें मिलनी चाहिए। यानी कि लेटरल एंट्री हो रही है और पीछे से आईएएस बनाए जा रहे हैं, उनको सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठा रहे हो, वो घटिया चीज होती है, ठीक है। जो इंसान मेहनत कर रहा है उसी को चीजें मिलनी चाहिए। तो मेरा ये आइडिया है, बाकी आप लोग बताइएगा अगर कोई भी सेशन आप लोग के माइंड में हो, ओके। चलता हूं आगे, यहां पर बात करते हैं। बेसिकली देखिए रिसोर्स है लिमिटेड, बेसिकली ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिसोर्स तो लिमिटेड है, जितने हैं वही है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर जितने सही लोगों तक चीजें पहुंच जाए तो वो तरीका बस अच्छा है, ठीक है। यानी कि मतलब सही लोगों तक भी चीजें नहीं पहुंच रही है, लिमिटेड रिसोर्स भी हैं, तो एक तरीके से मतलब रही से भी कसर वो खत्म हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा ये चीजें मैं इसके ऊपर देखा मैंने, जब आप लोगों के मेल देखे और उसमें कई सारे फालतू के मेल लगे मुझे, तो तब मुझे लगा कि इस तरीके से चीजें करनी पड़ेगी। आइए अब आगे चलते हैं। वैसे सजेशन आप लोग जरूर दीजिएगा, अगर कोई सजेशन मेल में लिखना है तो सजेशन लिख दिया कीजिए ऊपर, और या फिर कमेंट के नीचे भी आप लोग सजेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर के द्वारा भी लॉन्च किया गया नेशनल फूड और न्यूट्रिशन कैंपेन। तो इसमें जो है फार्मर के लिए बेसिकली बात की जा रही है, खासकर हमारी कंट्री में अगर बात करिए किसानों के थ्रू ही अगर ढंग से हम लोग चीजें प्रोवाइड करें तो काफी अच्छा रहेगा। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया नेशनल फूड एंड न्यूट्रिशन कैंपेन फॉर द फार्मर्स। क्योंकि फार्मर आप लोगों ने देखा होगा कई बार लोगों तक तो वो चीजें पहुंचा देते हैं, आप लोगों को गेहूं मिल जाते हैं खाने के लिए, दाल चावल सब्जी सब कुछ मिल जाता है, पर लेकिन फार्मर की कंडीशन कैसी रहती है उनके बारे में कोई बात ही नहीं करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करा जा रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जिसको आप लोग ICR भी बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है, सोल्व की जाएगी प्रॉब्लम जो भी मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में यहाँ पर ये चीजें भी देखने को मिल रही हैं। और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि एक तरीके से जो 2023 है वो सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल ईयर ऑफ जो मिलेट्स। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है यहाँ पर, क्योंकि इंडिया की अध्यक्षता में आप लोगों को ये डे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो अनाज होता है ना, मोटे अनाज या दालें आप लोग बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर बेसिकली मिलेट्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन फैलाई जाएगी। अगर बात करें तो फार्मर जो बेसिकली इनके साथ में एसोसिएटेड रहेंगी, जो कृषि विज्ञान केंद्र, जो कि यहाँ पर मोटिवेट करेंगे किसानों को इंप्रूव करने के लिए और पार्टिसिपेशन करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में। फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि फार्मर का रॉ मटेरियल लेके कुछ प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आलू लिया तो उसका एक चिप्स बना दिया, ठीक है, उन्होंने टमाटर लिया तो उसका सॉस बना दिया, इस तरीके से आटा लिया तो उसका ब्रेड बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो एग्रीकल्चर जो यहाँ पर बेसिकली बात करें उसकी जो यहाँ पर एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके लिए इंक्रीज किया जाएगा एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, और ट्रेडिशनल जो भी यहाँ पर फार्मिंग की जाती है उसके हिसाब से, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां पर बताता हूं, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पोषण अभियान हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। पोषण अभियान यहां पर इसको बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, ये पीएम ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक जो नरिशमेंट, इसका फुल फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेगा। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में है ये, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये स्कीम आती है। तो ये पोषण अभियान का जो टैगलाइन रखी गई थी वो था सही पोषण देश रोशन, यानी कि एक हेल्थी डाइट इंसान को मिले तो काफी अच्छा रहेगा। तो उसके चलते यहाँ पर ये काम किया गया था। तो प्रमोट करेंगे लोगों के अंदर, अगर अच्छा खाना लोग खा पा रहे हैं तो अच्छी न्यूट्रिशन शक्ति रहेगी, तो अच्छे लेवल पर उनकी जिंदगी आगे चल पाएगी। इसी के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन कर रही है तो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है,
क्योंकि स्टार्टिंग के 6 महीने जो होते हैं बच्चे के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, तो इसलिए बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसी के साथ में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में फिर कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री देना चाहिए 2 साल तक का, ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी होती है, वरना काफी सारे बच्चे हमारी कंट्री में क्या होता है वो डायरिया के शिकार होते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जिसको टीबी आप लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ये टीबी नहीं है वो जो पिक्चर देखने वाला टीबी, ठीक है, ये टीबी की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आज के डेट में कौन है, इनका नाम बताइए चलिए आप, ठीक है, बताता हूं, देखता हूं कौन बताता है। अभी नए हो गए, पहले हर्षवर्धन साहब थे, अभी यहाँ पर नए आ गए। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो अभी यहाँ पर नए मिनिस्टर साहब आए हैं, तो इनके द्वारा जो यहाँ पर अभी चेयरमैनशिप भी ले लिए आज की डेट में अगर बात करें, तो टीबी को जो बेसिकली जो स्टॉप टीबी पर जो पार्टनरशिप बोर्ड है उसमें अब यहाँ पर चेयरमैन भी ये रहेंगे, क्योंकि पुराने वाले हट गए हैं आज की डेट में, जो कि हर्षवर्धन साहब हुआ करते थे, ठीक है। अभी अगर बात करें जो मिनिस्टर है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पर 2024 तक का ये टाइम पीरियड रहना है। रीजन क्या है, क्योंकि 2024 में फिर इलेक्शन होंगे हमारे देश के अंदर में, आप लोग को बताइए। अगर बात करें जो आउटगोइंग पर्सन थे जिनका नाम था हर्षवर्धन साहब, उनको बेसिकली हटा दिया गया अभी यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की पोस्ट से, क्योंकि ये माना गया कि ये पेंडेमिक को मैनेज ही नहीं कर पाए उस तरीके से जैसे सोचा गया था। तो इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एस्टेब्लिशमेंट इन द ईयर ऑफ 2000, जो यहाँ पर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो स्टार्ट किया गया था, उसके चलते टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट करने की बात यहाँ पर की गई थी, ताकि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जा सके। तो फर्स्ट इसका सेशन जो था वो बेसिकली कमेटी का ट्यूबरक्लोसिस का, वो 1998 में लंदन के अंदर यहाँ पर देखने को मिला था। अभी इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में टीबी के बीमारी को हटाने के लिए फोकस किया जाता है, और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप थ्रू ये यहाँ पर एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं कि किसके रिलेटेड है यहाँ पर ये, तो 20 के करीब कंट्री आई यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन में, ताकि टीबी का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, हमारी कंट्री में टीबी को खत्म करने का जो टारगेट रखा गया 2025 है, और ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टीबी को खत्म करने का टारगेट है 2030 है, यानी कि दुनिया से 5 साल पहले टीबी खत्म करने की बात हमारे द्वारा बोली गई है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है मिलिट्री डिप्लोमेसी के बारे में, और इंडिया और कजाकिस्तान के बारे में बात की जा रही है। तो पहले लोकेशन आप लोग यहां पर देखते हैं, अपनी प्यारी कंट्री हो गई यहां पर, और ये हो गया कजाकिस्तान ऊपर अगर आप लोग देखें, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम करके देख लेते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन यहां पर ये हो गया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो सारे तान आप लोगों के सामने यहाँ पर, ठीक है। तो 1 तान, 2 तान, 3 तान, 4 तान, 5 तान, 6 तान, 7 तान, ठीक है। तो 7 तान हो गए, 7 तान, 7 तान तो 7 तान है यहाँ पर ये, जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो बाकी क्वेश्चन भी बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसके साथ में हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो इसका नाम क्या है यहाँ पर, KAZ, इसका मतलब हो गया कजाकिस्तान, IND इसका मतलब हो गया इंडिया। तो यहाँ पर कज हिंद, तो ये बेसिकली 21 की एक्सरसाइज है। ये देखने को कहां पर मिलेगी, तो ये कजाकिस्तान के अंदर ये 30 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक चलने वाली है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोनों कंट्री की जो आर्मी है वो यहां पर पार्टिसिपेट करेगी, यानी कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। तो इंडियन आर्मी जो है वो यहां पर जाएगी, उसकी बिहार रेजिमेंट, और इसी के साथ में टोटल 90 पर्सनल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कंटिजेंसी कमांडर की तौर पर। यहाँ कजाक जो आर्मी है उसका कंपनी ग्रुप यहाँ पर रहेगा, वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं अगर कल को कोई दिक्कत आती है, तो इंटर ऑपरेबिलिटी भी यहाँ पर चेक की जाती है इसके चलते, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की ओर चलते हैं, ये है बेसिकली यहाँ पर स्टार्टअप के बारे में। तो ये स्टार्टअप के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है समझ लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा लॉन्च किया गया स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ MEITY, ठीक है। इसी की इसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जा सकता है, बेसिकली इसके बारे में याद रखिएगा। ये जो बेसिकली SAMRIDH, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ये स्टार्टअप एक्सेलेरेटर, ये MEITY जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना उसके बारे में बात की जा रही है, फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये क्रिएट करेगा एक तरीका प्लेटफॉर्म इंडियन सॉफ्टवेयर, खासकर अगर बात करें तो इनहेंस करेगा प्रोडक्टिविटी, सिक्योर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर एक तरीके से जो प्रोग्राम है वो इंप्लीमेंट किया जा रहा है MEITY स्टार्टअप हब, जो जिसको MSH बोला गया है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी यहाँ पर एक तरीके से, और इसी के साथ में यहाँ पर इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर जो रिस्क भी रहता है, ठीक है, तो उसके चलते भी यहाँ पर बात की जा रही है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उन चीजों में।
मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लगभग 300 के करीब स्टार्टअप यहां पर सपोर्ट किए जाएंगे इस पर्टिकुलर फील्ड में। स्टार्टअप होता क्या है, अगर कोई नया बिजनेस कोई स्टार्ट करता है जो इनिशियल फेज में रहता है, वो नहीं कहते हैं न्यूबॉर्न बेबी, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये स्टार्टअप बोले जाते हैं नॉर्मल तरीके से, ताकि इनको काम किया जा सके ढंग से और ढंग से चीजों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट न्यूज आप लोगों के सामने आने जा रही है काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर मैप बेस्ड क्वेश्चन यहां से आप लोगों का निकल सकता है। और वैसे भी अगर दो कंट्री के बीच में यहां पर रिलेशन के बारे में बात की जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो बात की जा रही है किसके बारे में, ये है कोनकन। तो कोनकन 2021 अगर डायरेक्ट भी आप लोगों से पूछ ले क्या है, तो कोनकन 2021 ये इंडिया और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये नेवल एक्सरसाइज है। तो कोनकन 2021 ये है, बीच में हमारी कंट्री का INS तबार और HMS जो यहाँ पर वेस्टमिनिस्टर है, ये इंग्लिश चैनल वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोग को अभी बोला कि यहाँ पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। तो पहले आप लोग इंग्लिश चैनल देखिए लोकेशन कहाँ पर है। अपनी प्यारी कंट्री यहाँ पर होगी, तो यहाँ से अगर आप लोग जाएंगे बेसिकली यूके वाली साइड में, तो थोड़ा जूम कर जब आप लोग इसको देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। आप लोग एक बार थोड़ा सा इसको जब जूम करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर इंग्लिश चैनल, नीचे हो गया फ्रांस, ऊपर होगी यहाँ पर क्या हो गया बेसिकली लंदन, ये एक तरीके से लंदन हो गया यानी कि यूके हो गया। और ये आप लोग थोड़ा सा जूम करेंगे जब इसको, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा ये, जैसे यहाँ पर देखिए जूम करेंगे तो इंग्लिश चैनल आ गया यहाँ पर खुल कर, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एग्जैक्टली थोड़ा जूम कर मैप में दिखाता हूँ यहाँ पर कहाँ पर है। तो ये आप लोगों के सामने है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तो नॉर्मल पूछ जाए किस किस के बीच में यहाँ पर ये, तो फ्रांस और बेसिकली इंग्लैंड, या फिर आप लोग नॉर्मल तरीके से इंग्लैंड भी बोला जा सकता है, और वैसे अगर कंबाइन कर बोलेंगे तो यूके बोल देंगे। इंग्लैंड यहाँ पर इसका ये स्टेट हो गया क्योंकि नाम क्या है इसका, यूनाइटेड किंगडम। तो 4 किंगडम से मिलकर बना हुआ है ये, जैसे नॉर्थ आयरलैंड हो गया, इधर स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, इधर वेल्स हो गया, इधर इंग्लैंड हो गया। तो 4 किंगडम से मिलकर बना हुआ है जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। तो या तो डायरेक्ट इंग्लैंड पूछ लेगा आप लोगों से कि इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, या फिर बोल सकते हैं इंग्लिश चैनल जो है वो यूके या फिर फ्रांस के बीच में है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंग्लिश चैनल किस किस को कनेक्ट करता है, तो अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ में। तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर, इंग्लिश चैनल जो है जो यहाँ पर ये जो स्टेट ऑफ डोवर, तो स्टेट ऑफ डोवर यहाँ पर कनेक्ट करता है नॉर्थ सी के साथ में। तो स्टेट ऑफ डोवर भी अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कहां पर ये लोकेटेड है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आप लोगों को ये एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। स्टेट ऑफ डोवर कहां पर है, इंग्लिश चैनल कहां पर है, किस किस को कौन कनेक्ट करता है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, पास्ट में पूछे जा चुके हैं। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है, एक्सरसाइज का नाम है कोनकन। तो इंग्लिश चैनल जो है वो लोकेटेड करता है बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन के बीच में और फ्रांस के बीच में, और ये स्टेट ऑफ डोवर के थ्रू यहाँ पर नॉर्थ सी के साथ में भी कनेक्ट होता है। जो बायलेटरल कोनकन एक्सरसाइज है, बायलेटरल मतलब 2 कंट्री के बीच में, तो कैसी एक्सरसाइज है यहाँ पर, इंडियन नेवी बेसिकली नेवी, आर्मी या एयरफोर्स, तो एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के बीच में, और पहली बार जो यहाँ पर ये देखने को मिली थी 2004 में, इसको स्टार्ट किया गया था 2004 में। कोनकन सीरीज एक्सरसाइज यहाँ पर चलती है, तो ये रोटेशनल के बेस पर होस्ट की जाती है, एक बार इंडिया तो दूसरी बार यहाँ पर यूके। तो जो नेवीज हैं यहाँ पर, तो उनके बीच में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी, स्केल, इंटेंसिटी किस तरीके से चल रही है चीजें, उसको कैसे कैसे टैकल करना है उसके बारे में काम किया जाता है। अदर ये तो मैंने आप लोगों को बता दी बेसिकली नेवी के बारे में। अगर पूछने लगे आप लोगों से कोई कि इंडिया और यूके के बीच में जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पर ये याद रखेगा, इसका नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच में एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। अगर पूछे यहां पर कि मिलिट्री की एक्सरसाइज कौन सी है, तो अजय वॉरियर आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो INS तबार जो आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये जो वॉरशिप है ये हैंडल कर सकता है एयर और सरफेस, या फिर एक तरीके से जो सब सरफेस मिशन है यहाँ पर, एक तरीके से इनके बारे में आप लोग एक तरीके से ना, जो अभी यहाँ पर जहाज जा रहा है, अगर उसके बारे में भी आप लोगों से कोई पूछने लगे, तो यहाँ पर इट इज ए 3rd तलवार क्लास फ्राइट हमारी कंट्री में देखने को मिलेगा, जो इंडियन नेवी के अंदर कमीशन किया गया था 2004 में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली जो कलिंगन गार्ड जो रसिया, तो यहाँ पर एक तरीके से वहां से ये हम लोगों के द्वारा यहाँ पर लिया गया, तो वहां पर ये कमीशन किया गया था 2004 में। देखो होता क्या है, कई बार जैसे कि यहाँ पर रसिया के अंदर कोई बड़ा ये इस तरीके का व्हीकल यूज करें, तो हम लोग उनसे ले लेते हैं, उसकी मरम्मत करके तो हमारी कंट्री में आ जाता है, फिर हम लोग यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री अभी जो है उस लेवल पर नहीं पहुंची है कि हम लोग ये चीजें अपने खुद के डेवलप करें। हालांकि अब हम लोगों ने चीजें स्टार्ट कर दी हैं, तो इसके चलते अब तक हम लोगों के पुराने मरम्मत हुए हुए ऐसे ऐसे जहाज हम लोग यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर जो तलवार है उसके बारे में बात करें तो इंडियन नेवी के द्वारा ये बिल्ड किया गया इन रसिया अंडर इंडो रसिया ज्वाइंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में,
अभी यहां पर अगर बात करें तलवार जो है वो गाइडेड मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये बेसिकली जो मॉडिफाइड है कर्विक थर्ड क्लास, जो रसिया का था उसका नाम था कर्विक, ठीक है। तो यानी कि रसिया में जो यहां पर था उसका नाम कर्विक था, फिर हमारी कंट्री में जब आ गया तो इसका नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर बात करें तो आईएनएस जो तेग है ये है बेसिकली, इसी के साथ में तरकस हो गया, यहां पर तरीकंत हो गया, तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, तो ये कई सारे आप लोग यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अक्टूबर 2016 में इंडिया और रसिया के बीच में यहां पर इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, यानी कि प्राइवेट नहीं है यहां पर कोई पार्टी, गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट है जिसके थ्रू चीजें हो रही हैं। तो यहां पर 4 कर्विक या फिर तलवार आप लोग इनको बोल सकते हैं, ये यहां पर बनाने की बात की जा रही है। तो फर्स्ट 2 जो हैं वो तो यहां पर बनाए जाएंगे रसिया के अंदर में, और बाकी के जो 2 हैं वो इंडिया के अंदर में गोवा शिपयार्ड जो लिमिटेड है वो यहां पर बनाने वाली है। तो अच्छी बात क्या है यहां पर, अच्छी बात यहां पर ये है कि हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और हमारी कंट्री में चीजों को बनाया जाएगा, तो हमारी कंट्री में लोगों को जॉब मिलेगी, अपना ही प्रोडक्ट अपना ही देश में रहेगा, तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई, सिक्योरिटी अच्छी होगी और अपने कंट्री में लोगों के लिए इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हो गया। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये है इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, तो कंफ्यूज आप लोगों को यहां पर नहीं होना है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, खासकर कल्चर के पॉइंट ऑफ से कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। बात की जा रही है शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए यार, इसकी लोकेशन बता दो पहले कहां पर है। तो यहां पर ये बेसिकली एज ओल्ड ट्रेडिशनल रिलेटेड एनुअल अमरनाथ पिलग्रिमेज दो होली आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर मैक ये चारी मुबारक ऑफ लॉर्ड शिव का टेम्पल आप लोगों को शंकराचार्य, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। इसको हम लोग यहां पर कई सारे नाम से पुकारते हैं, जैसे 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 यहां पर बात करें तो यहां पर जेतेश्वर टेम्पल, या फिर यहां पर बेसिकली पास पार बाई बुद्धिस्ट इसको पुकारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। इसी के साथ में पर्शियन और ज्यूइश जो है इसको ये अलग नाम से पुकारते हैं, जिसको बाग आई सुलेमान बोलते हैं, इसको सुलेमान, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं, या फिर इसको गार्डन ऑफ किंग सोलोमन भी बोलते हैं, यानी कि एक ही टेम्पल के अलग अलग नाम है, लोग अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। शंकराचार्य जो हिल है उसको यहाँ पर हिल ऑफ सोलेमन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हिल ऑफ सोलेमन अगर पूछे जाए तो ये यहाँ पर है। ये कहां पर है बेसिकली, ये जो जबरवान माउंटेन रेंज है श्रीनगर कश्मीर के अंदर में, वहां पर देखने को मिलेगी। अब आप लोग ये सोचिए, अब इसी न्यूज को जैसे आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब आप लोग देखिए एग्जाम में क्या खेल खेला जाता है आप लोगों के साथ में। अगर इसी न्यूज को जैसे आप लोगों ने पढ़ा, पूरी न्यूज मैंने कंप्लीट करा दी, वैसे ये न्यूज हो गई एक तरीके से करंट का टॉपिक हो गया, क्योंकि ये मंदिर जो है ये न्यूज में था अभी, तो उसके चलते अब दिक्कत अब क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया आप लोगों से कि लोकेशन बता दीजिए इसके, ठीक है। आप लोगों से पूछ लेगी यहाँ पर बेसिकली कि यहाँ पर ये जबरवान माउंटेन रेंज कहां पर है, तो आप लोग 2-3 ऑप्शन दे दें या फिर मैच करने के लिए आ जाए, तो आप लोग बोलोगे यार ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। ज्योग्राफी का थोड़ी ना करंट अफेयर क्वेश्चन था, डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देखते हैं उसका बैकग्राउंड था। आप लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर बेसिकली पर्सन या ज्यूइश जो है, ये जो शंकराचार्य टेम्पल है इसको किस नाम से पुकारते हैं, तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे यार ये तो कल्चर का क्वेश्चन आ गया। तो ये भी आप लोग देखते हैं कल्चर नहीं है, करंट ही है यहाँ पर ये। तो इस तरीके से अगर करंट आप लोग ढंग से तैयार करें ना, वो आप लोग सारी चीजें तैयार करके चलते हैं। तो करंट जिसने पकड़ ली वो समझ लिया उसने पेपर पकड़ लिया, ओके। तो इसलिए करंट को अच्छे से कवर कीजिए। टेंपल जो है वो ओल्डेस्ट टेंपल है यहाँ पर वैली के अंदर में, और डेडिकेटेड किसके लिए, लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है। टेंपल की जो हाइट है लगभग 1000 फीट अबव द प्लेन एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगी, और श्रीनगर के अंदर यहाँ पर ये लोकेटेड है। आखिर इसका नाम यहाँ पर ये शंकराचार्य टेंपल क्यों रखा, क्योंकि आदि जो शंकरा है यहाँ पर उनके द्वारा विजिट किया गया था इसके साथ में यहाँ पर, तो इसके चलते यहाँ पर ये एसोसिएटेड है, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर शंकराचार्य नाम रखा गया। ये यहाँ पर एंशिएंट टेंपल है जो हमारी कंट्री में ये कश्मीरी स्टाइल में बनाया गया इंडिजिनसली, और इसी के साथ में यहाँ पर आज की डेट में भी चीजें आप लोगों को प्रिवेल होती नजर आएंगी, टेक्निक भी। इसी के साथ में यहाँ पर ये शाही हारा स्टाइल भी आप लोगों को प्रोमिनेंट देखने को मिलता है कई बार कई सारे डिजाइन के अंदर में, जिसमें यहाँ पर बेसिकली जो हॉर्स शू है उनकी आर्क की चीजें पैटर्न आप लोगों की नजर आएंगे। मैसिव स्टोन यूज किए जाते हैं यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके की चीजें बनाई जाती हैं। इसी के साथ में स्क्वायर बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे मंदिर जो है वो स्क्वायर शेप में है, ठीक है। स्क्वायर शेप मतलब इस तरीके से जो शेप नहीं होती है, चारों भुजाएं जिसके इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर बोल देते हैं ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है पता है ना, किस तरीके से आप लोगों ने ये सारी एप्टीट्यूड के अंदर चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्क्वायर की कैटेगरी में इसको देखने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में। तो कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले घुमा फिराकर, आप लोग बोलोगे यार ये तो कल्चर का क्वेश्चन बन गया, हिस्ट्री क्वेश्चन बन गया, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखोगे तो ये करंट का ही क्वेश्चन था बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, ओके। एक और यहां पर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वैसे डिफेंस के लिए ये न्यूज है, पर लेकिन नॉर्मल तरीके से आप लोग इसको कनेक्टिविटी की तरीके से भी देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तरीके से भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा अभी यहां पर सक्सेसफुली एक ग्राउंड रन देखी गई यहां पर लो स्पीड टैक्सी जिसको बोला गया, एक कमर्शियल एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है यहां पर हिंदुस्तान 228 DO
DO228, ठीक है। तो ये इसका नाम बेसिकली है, यानी कि हिंदुस्तान या फिर DO228। तो ये किसका नाम है? यहाँ पर एक छोटा सा हवाई जहाज देखने को मिलेगा जिसमें कुछ कम लोगों को बैठाया जाता है। एक तो नॉर्मल जहाज होता है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा काफी सारे लोग बैठ जाते हैं, पर इसमें 10-15 की तक की यहाँ पर कैपेसिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा ये सिविल एयरक्राफ्ट प्रमोट किया जा रहा है, खासकर उड़े देश का आम नागरिक। तो उसमें अगर मान लीजिए 15-20 लोगों को ले जाना है बैठाकर, तो उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है, ये स्कीम हमारे देश में लॉन्च की गई थी, जिसका नाम था उड़ान स्कीम। तो ये जो उड़ान स्कीम है, इसके चलते यहां पर बेसिकली ये देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि 1000 के करीब नए एयर रूट खोले जाएंगे यहां पर, उसी के साथ में 100 के करीब नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अब इतने सारे जहाज तो हमारे पास में है नहीं है, तो अब उसको किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलना है, तो उसी के चलते यहां पर अलग अलग चीजें डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में यहां पर आप लोगों को इसका ही पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो उड़ान स्कीम के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यहां पर फिलहाल अभी बात की जा रही है कि जो HAL है उसके द्वारा यहां पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, और इसके द्वारा यहां पर लाइट कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स के लिए भी यहां पर मैन्युफैक्चर किए गए हैं। तो जो उड़ान स्कीम है, इसका पर्पज ये है कि लोकल एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, खासकर जो लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, काफी लंबा समय लग जाता है, बस से यात्रा करते हैं, उतने ही पैसे में क्यों ना हम लोग उनको हवाई जहाज की यात्रा करा दें। तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो उसी के चलते ये स्कीम हमारी कंट्री में 2016 में लॉन्च की गई थी, और यहाँ पर 2016 में जो लॉन्च की गई मिनिस्ट्री कौन थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसके अंडर यहाँ पर काम किया जाता है। तो अभी ये 19 सीटर है, यानी कि 19 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, जिसका नाम रखा गया DO228। तो फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट है हमारी कंट्री में कि एक स्मॉल सिविल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लोग बना सकें। 14 सीट का सारस एयरक्राफ्ट डेवलप किया गया था, पर लेकिन वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया, कई सारी प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिली, वो ढंग से डेवलप नहीं हो पाया। तो एक तरीके से ये फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट यहां पर बोल सकते हैं जो हमारी कंट्री में इसको यूज किया जा रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर काफी अच्छे से यूज होता हुआ नजर आएगा। एग्जिस्टिंग जो इसका फ्रेमवर्क है वो बिल्कुल है, जैसे जर्मन यहाँ पर डोर्नियर है, यहाँ पर 228 डिफेंस के लिए यूज किया जाता है बेसिकली, पर हमारी कंट्री में सिविल जनता के लिए यूज करने की बात की जा रही है, ना कि डिफेंस के लिए। तो उड़ान जो स्कीम हमारे देश में उसको बोलते हैं उड़े देश का आम नागरिक। तो रीजनल या फिर लोकल कनेक्टिविटी के लिए ये स्कीम हमारी कंट्री में लॉन्च की गई थी। एक इनोवेटिव स्कीम आप लोग बोल सकते हैं रीजनल एविएशन के फील्ड में। स्मॉल जो सिविल एयरक्राफ्ट यहां पर यूज किए जाएंगे, तो एक इसेंशियल कंपोनेंट बन जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग आएंगे, अब हो सकता है यार मान लीजिए किसी को अगर यहां पर दिल्ली से किसी आसपास वाले लोकल रीजन में जाना है, अब हो सकता है ना इतने लोग जाते हो वहां पर, ना इतने लोग हैबिचुअल हो यहाँ पर हवाई जहाज के। अब यहाँ पर खाली तो लेकर जाएंगे नहीं कि यहाँ पर चलो यार मतलब 150 की सीट है, चलो यार ऐसा करते हैं 50 बैठ कर ही चल देते हैं, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। वहां पर तो वो फ्यूल ही इतना ज्यादा है वहां पर बेसिकली, तो वो इतना ज्यादा महंगा रहता है, तो उनका खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। खर्चा भी नहीं निकलेगा तो कैसे काम चलेगा? वो तो ठप होके बैठ जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो बिना अगर खर्चा निकले, अगर किसान खेतों में खेती कर रहा है और उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, तो क्या रह गया फिर इंसान का? तो वो सही तरीका नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर एक तरीके से छोटा अगर जहाज बन जाए, जहां पर मान लीजिए 15, 20, 30, 35 लोग जा रहे हैं, तो फटाफट बैठा है और छोड़ छाड़ के आ गए बस उनको, ठीक है, वो इस तरीके का कंडीशन होगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर अफोर्डेबल एक इकोनॉमिक वायबल ऑप्शन बनाया जा सके लोगों के लिए, कि एक तो सस्ता रहे उनके लिए, ठीक है, और जल्दी जल्दी उनको प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो जो स्कीम है ये अच्छी खासी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। तो इसके चलते कई सारी जो एयर स्ट्रिप है वो भी यूज की जा रही है। तो स्कीम जो है यहाँ पर ऑपरेशनल है 10 साल के लिए, एक माहौल बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि इसके बाद में लोग क्या अपने आप बेसिकली इंप्लीमेंट करने लगे। अब आप लोग ये सोचिए, अगर आप लोगों को कोई एक बार लत लगा दे कि हाँ आप लोग जो है ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पर आप लोगों का रिजर्वेशन जो है वो आप लोग का 2500 का पड़ रहा है, ठीक है, पर आप लोगों को कोई बोलने लगे यार ट्रेन में जाओगे 2500 रुपए लगेंगे, और कई घंटों तक आप लोग खिंचते हुए जाओगे, झकझक पक पक करते हुए, उसमें पता चला आधे घंटे में हवाई जहाज ले जाकर फेंक देगा आप लोगों को वहां पर आधे घंटे में। तो उसमें बैठकर आराम से जाओ, आराम से, और फटाफट काम निपटा के आओ। टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस चीज इस धरती पे कोई है ही नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो अगर टाइम को इंपॉर्टेंस देना पसंद करते हैं तो इसी के चलते एक हवाई जहाज की यात्रा भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर इतने में ही या फिर अगर यहाँ 100-150 रुपए ज्यादा भी लग रहे हैं अगर हवाई जहाज में, तो टाइम तो बच रहा है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टाइम है। जिस दिन आप लोगों ने लाइफ में टाइम को पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया, ये समझ लीजिए आप लोग प्रोग्रेस के पाथ पर चलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। टाइम को अगर आप लोगों को टाइम बचाने का बात आने लगे कहीं पर, और वहां पर आप लोगों के 50-100 रुपए ज्यादा भी लग रहे हैं ना, और वहां पर आप लोगों के 5-6 घंटे बच जा रहे हैं, तो तुरंत आप लोग अपने 5-6 घंटे बचाइए। होता क्या है, कई बार से डॉक्टर के जाते हैं, तो नॉर्मली डॉक्टर के जाते हैं, लाइन लगी रहती है, तो मैं हमेशा मैक्सिमम टाइम मेरा क्या रहता है, मैं हमेशा इमरजेंसी फीस देकर दिखाता हूं, ठीक है। उसमें क्या रहता है कि क्योंकि काम इतना रहता है कि टाइम अपना निपट जाता है। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा कंडीशन किसी की खराब है
वो एक अलग बात है, पहले उसको दिखा दो। पर लेकिन रियलिटी में अगर बस बैठे हुए सब अपना मजे में, तो फिर अपना इमरजेंसी में देकर अपना दिखा के निकलो जल्दी से जल्दी, अपना कुछ और काम देखना, वरना पता चला पूरे दिन वहीं पर पड़े हुए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो टाइम को इंपोर्टेंस देना सीखो, टाइम को ढंग से यूटिलाइज करना सीखो, तो ये एक काफी सारी चीजें आप लोगों को फिर अच्छी होती नजर आएंगी। ठीक है, इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है हेल्थ या फिर साइंस एंड टेक से रिलेटेड आप लोग कुछ चीजें यहां पर देखते हैं। ये बात की जा रही है अभी 2 कंट्री के बारे में, और वो 2 कंट्री कौन सी हैं, बहुत ही अच्छी इंपोर्टेंट कंट्री हैं। एक तो है पाकिस्तान और दूसरी है अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अगर आप लोगों से कोई पूछे पोलियो की बीमारी के बारे में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीमार कंट्री कौन सी है पोलियो को लेकर, तो 2 कंट्री है जहां आज की डेट में भी ये बीमारी जो है वो अपना बेसिकली अस्तित्व फैलाए बैठी है। एक तो है पाकिस्तान और दूसरी है अफगानिस्तान। एंडेमिक की कैटेगरी में आती है यहां पर, आज की डेट में भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया के द्वारा यहां पर डिसाइड किया गया है कि वैक्सीनेट किया जाएगा अफगानिस्तान के से जो भी लोग रिटर्न हमारी कंट्री में आ रहे हैं वापसी, ताकि हमारी कंट्री में पोलियो की बीमारी न फैल सके। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पोलियो फ्री देश हो चुके हैं। तो इसके चलते हमारे द्वारा ये स्टेप उठाया जा रहा है। तो यहां पर अभी पोलियो को बेसिकली रोकने के लिए, क्योंकि काफी एक डेडली डिजीज है ये, तो ये पोलियो की आप लोगों ने सुना तो होगा, पोलियो पोलियो पोलियो, पर लेकिन ये पोलियो काम क्या करती है, कैसे इंसान को बर्बाद करती है, वो मैं समझाऊंगा आप लोगों को इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। वाइल्ड पोलियो वायरस जो होता है काफी खतरनाक होता है, और अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया जाता है। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। तो ये अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर ये काफी इन्फेक्शियस डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है, देखिए अगर इसके सिम्टम्स आप लोग देखेगा तो इसके जो स्ट्रेन है, ये इसका जो वायरस है, अगर देखिए ऑल 3 स्ट्रेन आप लोगों को आइडेंटिकल देखने को मिलेगी, पर लेकिन ये आप लोगों को इरिवर्सिबल पैरालाइज कर देती है शरीर को। यानी कि अगर किसी इंसान को पोलियो मार जाता है तो उसका ये बोलते हैं कि उसका शरीर जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है, उसके हाथ पैर जो है बिल्कुल चलने बंद हो जाते हैं। तो ये काफी खतरनाक बीमारी देखने को मिलती है। जेनेटिक और इसी के साथ में जो वीरोलॉजी, उसमें आप लोगों को इनका डिफरेंस नजर आएगा। एक तरीके से यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये जो बीमारी है इसके जो जेनेटिक्स हैं वो आप लोग को थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे, और जो वायरस के अंदर डिफरेंस देखने को मिलेगा, वरना स्ट्रेन जो है उसके एक ही जैसे आप लोग को नजर आएंगे इंपैक्ट डालती हुई। तो इसको इंडिविजुअली यहाँ पर किस तरीके से आप लोग को लेकर चलना है वो देखना पड़ेगा। तो वायरस जो ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन भी होता है, साफ सफाई ज्यादा नहीं रहती है, कॉन्टेमिनेटेड फूड या फिर वाटर है उससे भी बीमारी फैल जाती है। और मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट है इस बीमारी का वो है अंडर 5, यानी कि 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनकी बॉडी को ये बर्बाद करती है। तो वायरस जो है यहाँ पर ये मल्टीपल आप लोगों बेसिकली वायरस जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता हुआ नजर आएगा इंटेस्टाइन यानी कि आंत के अंदर। तो बेसिकली आंत के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, और आंत आप लोगों की खराब हो गई एक बार तो फिर इस तरीके से समझिए आप लोगों का नर्वस सिस्टम बेकार हो गया। यानी कि अगर कल को चल के जैसे इंसान है उसके पैर में अगर पोलियो, एक कोई इंसान है उसके पैर में अगर पोलियो मार गया तो उसका पैर पैरालाइज हो गया एक तरीके से, उसका नॉर्मल बॉडी के साथ में समझो कनेक्शन है ही नहीं है। सोचिए कि जैसे ये हाथ है इंसान का, ठीक है, वो हाथ जो है पैरालाइज हो गया, तो इसका मतलब है कि हाथ को अब उठाकर रखना पड़ेगा, हाथ अपने आप नहीं हिलेगा। इस तरीके की कंडीशन है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा भी होगा ना जिन लोगों के पैर में पोलियो रहता है उनको पैर को अपने हाथों से उठाकर रखने पड़ते हैं, अगर वो जो अपनी वो जो व्हील चेयर पर भी अगर बैठते हैं तो वो वाला सिस्टम है। आप लोग सोचिए कितनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, और कई बार तो लोगों की जान भी ले लेती है। सिम्टम्स क्या है यहाँ पर, नॉर्मली फील नहीं होते स्टार्टिंग में, इसलिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो पोलियो डू नॉट फील सिक, अगर किसी को पोलियो की बीमारी हो गई तो स्टार्टिंग में कोई फील नहीं करेगा सिक हो गया है। माइनर सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे कि फीवर आ गया, थकावट होने लगी, ठीक है, जी मचल रहा है, सर में दर्द हो गया, पेन हो गया हाथ में और पैरों में, तो छोटी छोटी चीजें होनी स्टार्ट होती हैं, और फिर इसके बाद में इंपैक्ट दिखाती है। तो पोलियो का जो इन्फेक्शन है ये परमानेंट लॉस ऑफ मसल फंक्शन यानी कि पैरालाइज कर देता है शरीर को। और पोलियो की ये बीमारी इतनी खतरनाक है यहाँ पर आज के डेट में अगर बात करें इसके बारे में, इसका कोई इलाज नहीं है, ये एक तरीका प्रिवेंशन है कि एक तो इम्यून सिस्टम आप लोगों का ठीक ठाक ताकतवर होना चाहिए, और मसल आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एक तरीके से, कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो पोलियो एक काफी फैटल बीमारी है, जो यहाँ पर अगर मसल जो है एक तरीके से अगर वो पैरालाइज हो जाती हैं तो फिर ये आप लोग समझिए उनका दिमाग के साथ में कनेक्शन कट गया, फिर आप लोग उन मसल को यूज नहीं कर पाओगे, वो एक तरीके से अलग से ही यूज करनी पड़ेगी उठा कर रख कर। तो ये वाली कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो है ना खतरनाक बीमारी, अगर इसको वैसे देखकर चले जाए तो काफी खतरनाक बीमारी है, खासकर बच्चों का काफी ज्यादा ध्यान रखना होता है इस तरीके की बीमारी को लेकर, ठीक है। तो ये थी कई सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, काफी कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर हम लोगों ने जारी की, वो इंपॉर्टेंट एक कोटेशन, इसी के साथ में डेली आप लोगों को यहाँ पर ये 2 वीडियो देखने को मिलती है करंट अफेयर से रिलेटेड, इनको लाइफ का पार्ट बना लीजिए। वो नहीं कहते कि इनको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है, तो ये जो वीडियो आप लोगों ने पढ़ डाला तो लाइव झिंगा लाला, और यहाँ से जाकर PDF आप लोग इनकी डाउनलोड कर लेना।
बाकी क्या क्या डिस्कस किया, तो सबसे पहले तो फिर से आप लोगों को अगेन हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा यार, फेस्टिवल होते हैं, अच्छे से मन लगाकर एंजॉय कीजिए और फिर अपनी पढ़ाई मन लगाकर कीजिए। इंटरनेशनल डे देखा, उसके बारे में हम लोगों ने कुछ बातें जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस के बारे में जाना, क्या क्या चीजें हैं। और ये हमारे वो फैमिली मेंबर हैं जो यहाँ पर बेसिकली आगे चलकर आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये इस तरीके से तो काफी लोगों की हेल्प हो जाती है, तो थैंक्स लॉट फॉर अगेन। इसी के साथ में यहाँ पर हम लोगों ने फिर देखा बेसिकली यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड जो यहाँ पर टेक्नोलॉजी उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो यहाँ पर इंडिया और कजाकिस्तान में जो एक्सरसाइज है। इसी के साथ में हम लोगों ने देखा ये नेशनल जो न्यूट्रिशन के बारे में बात की जा रही है किसानों के लिए। और एक और न्यूज देखी हम लोगों ने पोषण अभियान के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने टीबी क्या चल रही है उसके बारे में समझी, कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर कौन कन एक्सरसाइज और जो मैप बेस्ड चीजें मैंने आप लोगों को बताई है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेट ऑफ डोवर क्या है, क्या इंग्लिश चैनल है, किस किस को कनेक्ट करता है, काइंड ऑफ ऑल चीज, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखेगा। इसी के साथ में दो और एक्सरसाइज के नाम बताया आप लोगों को, इंद्रधनुष और यहाँ पर अजय वॉरियर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना कहां से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है। आगे हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पर क्या देखा, आगे हम लोगों ने देखा शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आप लोगों को देखने को मिला। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने होगी। उड़े देश का नाम नागरिक, इसके बारे में एक तरीके से हम लोगों ने समझा। यहाँ पर अभी यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट यूज करने की बात की जा रही है वो समझी। इसी के साथ में पोलियो वायरस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में चीजें समझी। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अब देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक बार देख लीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम क्या है, यहाँ पर इसका नाम बताना है। इसी के साथ में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में जो एक्सरसाइज है उसका नाम आप लोग बताइए। यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उसके बारे में आप लोग को बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया। ईयर बताना है 2023 यहाँ पर बेसिकली इंटरनेशनल ईयर किस तरीके से यहाँ पर ये। टीबी के बारे में आप लोग को बताना है, बेसिकली इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया तो कब तक यहाँ पर खत्म करना है टीबी। इंडिया और यूके के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसके बारे में आप लोग बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर कहां पर ये हो रही है, कौन सा स्टेट है उसके बारे में बताइए। और माउंटेन कहां है शंकराचार्य टेम्पल से रिलेटेड, ये आप लोग को बताना है। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं यहाँ पर, सैटरडे वाला जो आप लोग का रिविजन होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग को ये बताएं इसके द्वारा क्या स्टार्ट किया गया कैंपेन, नाम बताइए। 100 डेज का कैंपेन है, ओपन डेफिकेशन प्लस विलेज यहाँ पर बनाने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में बात करें तो कौन सी स्कीम है कैपेसिटी बिल्डिंग की, आप लोग को बताना है। यहाँ पर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो CACP क्या है इसके बारे में आप लोग को बताना है। इसी के साथ में ब्यूरो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो AICTE क्या है इसके बारे में बताना है। और मंथन 2021 क्या है बेसिकली। सर यहाँ पर बात की जा रही है, शर्म यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली श्रमिक मुक्ति दल के बारे में, ठीक है। एक तरीके से ये बताना है कि किसका को फाउंडर थे, यहाँ पर कौन थे। क्रेज सिस्टम कहाँ का था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, पानी से रिलेटेड आप लोग को याद होगा। प्राइम मिनिस्टर कुसुम क्या है यहाँ पर इसके बारे में बताना था। DISC और इसी के साथ में IDEX ये क्या था इसके बारे में बताना था। तो आंसर एक बार देख लेते हैं। सुजलम ये स्कीम थी, 100 डेज के लिए कैंपेन चलाया गया ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने के लिए। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली सामर्थ्य स्कीम के बारे में। टेक्सटाइल ये इंडस्ट्री का, ये बेसिकली टेक्सटाइल सेक्टर की स्कीम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना। कोस्ट यहां पर बात की जा रही है कमीशन फॉर, बेसिकली एक तरीके से कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, तो CACP। तो इसके द्वारा फेयर एंड रेम्यूनरेटिव जो प्राइस है उसके बारे में बात की जा रही है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में याद रखेगा। तो मंथन 2021 ये आप लोग देखते हैं। गैल ये है ओमवेट, ठीक है, तो इनका नाम याद रखें गैल ओमवेट। तो श्रमिक मुक्ति दल आप लोग यहां पर देखने को मिलते हैं। क्रेज सिस्टम अफगानिस्तान का है, इसके बारे में याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो PM कुसुम यहां पर है, ये सोलर सिस्टम से रिलेटेड सोलर पंप लगाने की भी बात की गई, तो भी सारी चीजें समझी। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज जो DISC आप लोगों को देखने को मिला। और इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सचेंज, तो डिफेंस ये यहां पर इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग यहां पर देखने को मिली। तो ये कई सारी चीजें जिसके बारे में आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, और कुछ लिखने के लिए भी आता है तो आप लोग लिख भी सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अपना अच्छे से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करिए, पर इसी के साथ में आप लोग पढ़ाई भी करते रहिए। मिनिमम स्टडी टाइम ड्यूरेशन अपना जरूर रखिए। इसी के साथ में अगर लेक्चर कैसा लग रहा है जरूर बताइए। डिसलाइक कर सकते हैं, लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है तो तुरंत, और लाइक कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा, 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इसको देंगे। और PDF यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। बाकी यहां पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो जो मैंने आप लोगों से सजेशन पूछा यहाँ पर, आप लोगों से बेसिकली वो सजेशन जरूर देना कि बुक्स के बारे में वो सही रहेगा कि बच्चों को देखा जाए जो भी आंसर देना है पढ़ रहे हैं उन्हीं को किताबें दीजिए, जो सीरियस कैंडिडेट हैं उन्हीं तक किताबें पहुंचे। इसके बारे में आप क्या सजेशन देना पसंद करेंगे तो भी आप लोग जरूर सजेस्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।